नमस्कार दोस्तों, सुबह का टाइम था जब एक बोइंग 747 आयरलैंड के पश्चिमी तट की ओर आ रहा था। लगभग 31,000 फीट की ऊंचाई पर भ्रमण करते हुए विमान एटीसी रडार से गायब हो जाता है। एक जोरदार विस्फोट पूरी तरह विमान को हिला देता है। पायलट हताश विमान को फिर से कॉन्फ़िगर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहते हैं। उड़ान बिखर जाती है और अटलांटिक महासागर में जा गिरती है। फ्लाइट में सवार सभी यात्री मारे जाते हैं। 23 जून 1985 को एयर इंडिया द्वारा संचालित उड़ान एयर इंडिया 181 बोइंग 747 अतिरिक्त इंजन ले जाने के लिए टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। इंजन को इसके बाएं विंग के नीचे फिट किया जाना था। तब तक सभी यात्रियों को जांच के लिए उतारा गया। कुछ यात्री मॉन्ट्रियल जाने वाली फ्लाइट में सवार होते हैं और कुल 270 यात्रियों के साथ 22 क्रू मेंबर भी इस फ्लाइट में होते हैं। विमान ने टोरंटो से रात 8:15 पर उड़ान भरी थी और मॉन्ट्रियल में रात 9 बजे उतरी। 65 यात्री फ्लाइट से उतरते हैं और 205 यात्री फ्लाइट में ही रहते हैं। फ्लाइट नंबर बदलकर 182 कर दिया जाता है क्योंकि फ्लाइट बॉम्बे वापस आ रही होती है। यहाँ से लंदन और दिल्ली में स्टॉप ओवर के साथ 307 पैसेंजर्स और 29 क्रू मेंबर के साथ रवाना होती है। अधिकतर यात्री अपनी फैमिली और दोस्तों से मिलने जा रहे होते हैं। विमान मॉन्ट्रियल से टेक ऑफ करती है। यहाँ से लंदन पहुँचने का अनुमानित समय 8:33 पर होता है। विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर करीब 9.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। पायलट लंदन में हीथ्रो हवाई अड्डे पर अपने आगामी ईंधन भरने के लिए चर्चा कर रहे होते हैं। को पायलट आयरलैंड में शैनन एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क करते हैं और उन्हें अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बताते हैं। इस टाइम फ्लाइट को मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किए 42 मिनट ही होते हैं कि तभी वहाँ आगे के कार्गो कंपार्टमेंट में जोरदार विस्फोट हो जाता है। विस्फोट इतना भयानक होता है कि लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रही विमान को पीछे की ओर धकेल देता है। विमान में सवार सभी 329 लोग विमान से बाहर फेंक दिए जाते हैं और विमान एटीसी रडार स्क्रीन से अचानक गायब हो जाता है। एटीसी रेडियो के अनुसार एयर इंडिया 182 के पास से दूसरे विमान ने भी उड़ान भरी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है। फिर एटीसी शैनन एयरपोर्ट पर समुद्री बचाव केंद्र बुलाता है और विमान की जानकारी लेने के लिए भेजता है जहां से फ्लाइट गायब हुआ था। तभी कुछ देर बाद मर्चेंट वेसल लॉरेंटियन फॉरेस्ट क्यूबेक से डबलिन के लिए एक समाचार प्रिंट ले जा रहा होता है। तभी उसे एक इमरजेंसी कॉल मिलती है। इस जहाज को अत्यंत विचलित करने वाला सीन समुद्र के बीचों बीच दिखाई पड़ता है कि समुद्र शवों और मलबों से बिखरा पड़ा है। तभी कुछ देर बाद समुद्री बचाव केंद्र वहां पहुंचकर शवों को निकालने का प्रयास में घंटों बिता देती है। विस्फोट के 3 से 4 घंटे बाद आयरिश नौसैनिक जहाज के 3 लोगों की चालक दल के साथ भरी हुई हवा वाली नाव वहां पहुंचती है। शवों को घंटों ढूंढने के बाद सिर्फ 38 शव ही मिल पाते हैं। आखिर में युद्धपोत से लेकर मछली पकड़ने की छोटी नाव तक कुल 19 जहाजों ने घटना स्थल पर शवों का रेस्क्यू करते रहे। सभी के साहसी भरा प्रयासों के बावजूद 329 पीड़ितों में से सिर्फ 132 शव को ही निकाल पाने में सफल रहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आता है कि इन 132 शवों में से 10 से 15 शव ऐसे होते हैं जिनकी मौत बम विस्फोट से नहीं बल्कि पानी में डूबने की वजह से हुई है। उसी दिन एक और घटना होती है। फ्लाइट 182 के विस्फोट से 55 मिनट पहले नरीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल पर बम विस्फोट होता है जिसमें 2 जापानी लोगों की मौत हो जाती है। 22 जून 1985 वानकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुद को मंजीत सिंह कहने वाला एक व्यक्ति एम सिंह ने एयर इंडिया के उड़ान 182 पर आरक्षण की पुष्टि करने के लिए कहता है। शुरू में एजेंट उसके टिकट को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसकी टिकट कंफर्म नहीं होती है। उसने चेकर्स को जोड़ दिया तो चेकर्स ने फिर से उसे यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि उसका टिकट कंफर्म नहीं है। वह आदमी कहता है, रुको मैं तुम्हारे लिए अपने भाई को लाता हूँ। जैसे ही वह थोड़ी दूर चलता है कि उसका बैग स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन उसे वहां कहा जाता है कि उसे टोरंटो में एयर इंडिया के साथ फिर से चेक इन करना होगा। उसके पास भूरे रंग का सैमसोनाइट सूटकेस होता है। चेकर्स उस सूटकेस की जांच करता है और एयर इंडिया की फ्लाइट 181 से फ्लाइट 182 में ट्रांसफर कर देता है। फिर शाम 4:18 पर कैनेडियन पैसिफिक एयर फ्लाइट 60 एम सिंह के बिना रवाना होती है। यह फ्लाइट 12 मिनट लेट से टोरंटो पहुंचती है। एम सिंह का सूटकेस सहित कुछ अन्य यात्री और उनके सामानों को चेक करके एयर इंडिया की फ्लाइट में ट्रांसफर कर देते हैं। सिख कार्यकर्ता की धमकियों के कारण एयर इंडिया ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बढ़ाने का अनुरोध कनाडा एयरलाइंस से पहले भी कर चुकी होती है और इसलिए कनाडा ने टोरंटो और मॉन्ट्रियल के टर्मिनलों में एक्स्ट्रा पुलिस को नियुक्त करती है। सभी सामानों की एक्सरे या हाथ से जांच की जानी थी। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उस दिन एक्सरे मशीन खराब हो गई थी और इसलिए उस दिन पोर्टेबल PDD-4 विस्फोटक स्निफर्स को इस्तेमाल किया गया था। जब MC का सूटकेस मशीन से गुजर रहा होता है तो स्निफर्स को बीप करने की आवाज सुनाई पड़ती है। अधिकारियों ने एयर इंडिया को सूचित नहीं किया
क्योंकि उन्हें यह निर्देश पहले से ही दिया गया होता है कि इतनी छोटी बी पर पैसेंजर को रोकने का कोई मतलब नहीं, इसलिए सूटकेस को पास कर दिया जाता है। जांच करते हुए पुलिस को 4 महीने बीत चुका था। पुलिस संदिग्ध के घरों में नवंबर 1985 को तलाशी वारंट जारी करती है, लेकिन केवल तरविंदर सिंह परमार और इंद्रजीत सिंह रियात के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, जिसमें बम को टेस्ट करने के लिए विस्फोटक रखना शामिल था। बाद में परमार के खिलाफ आरोप हटा दिए गए, जबकि रियात को विस्फोटक प्रसंस्करण के लिए $2000 का जुर्माना लगाया जाता है। कौन थे तलविंदर सिंह परमार और इंद्रजीत सिंह रियात? परमार बब्बर खालसा का संस्थापक थे। यह उग्रवादी सिख चरमपंथी समूह था और इस संगठन का उद्देश्य खालिस्तान को गणराज्य बनाना था, जो अब भारत का पंजाब राज्य है। 1981 में भारत ने परमार पर पंजाब में एक पुलिस की हत्या का आरोप लगाया, जिसके डर से परमार कनाडा भाग गया था। कनाडा जाने के बाद उसकी मुलाकात इंद्रजीत सिंह रियात से होती है, जो वैंकूवर द्वीप पर डंकन में रहने वाला एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन था। परमार रियात से बम बनाने की बात करता है और यहीं से बम बनाने की होती है शुरुआत। रियात डंकन के एक स्टोर से माइक्रोनटा डिजिटल ऑटोमोबाइल घड़ी खरीदता है, जो 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें 24 घंटे का अलार्म सक्रिय किया गया था। एक हफ्ते बाद रियात एक बिजली का रिले खरीदता है ताकि दूसरे डिवाइस को बिजली देने के लिए बजर सिग्नल मिल सके। ब्लास्टिंग कैप के लिए डेटोनेटर सर्किट को ट्रिगर करने के लिए रिले का उपयोग किया जाता है, जो डायनामाइट जैसे बड़े विस्फोटकों को विस्फोट करने के लिए किया जाता है। और इसी दौरान कैनेडियन वायर टैपर्स ने परमार और रियात के बीच 1 महीने में 9 फोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं, जिसके कारण कनाडा सरकार ने रियात को आतंकवादी घोषित कर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में शामिल कर लेती है। बाद में वह एक टीवी शॉप से खराब हुई कार की घड़ी और लालटेन की बैटरी खरीदता है और इसके अगले दिन रियात मिलिट्री कंपोनेंट ट्यूनर खरीदता है और चार्ज स्लिप पर अपना नाम और फोन नंबर छोड़ देता है, जो बाद में उसके घर की तलाशी में मिलता है। वो खेल वाला सामान की दुकान से धुआं रहित बारूद भी खरीदता है। 4 जून 1985 विस्फोट से 19 दिन पहले CSIS एजेंटों ने परमार को वैंकूवर द्वीप पर एक झाड़ी वाली क्षेत्र में पीछा किया, जहां वह बम का टेस्ट कर रहा था और एक्सपेरिमेंटल डिवाइस का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति रियात था। तब एक और अन्य संदिग्ध पुलिस को हरदयाल सिंह जोहाल के रूप में मिलता है। हमले को अंजाम देने वाले 2 आतंकी M सिंह और L सिंह, जो टिकट खरीदते समय अपने पूर्व घर के नंबर का इस्तेमाल किया था। पुलिस के पास उसके और परमार के बीच हुई बातचीत के वायर टैपिंग सबूत भी थे। जब जांचकर्ताओं ने नरीता हवाई अड्डे से मलबे का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि बम एक मिलिट्री ट्यूनर के अंदर रखा गया था और टाइमर के रूप में एक माइक्रोनटा घड़ी का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी मास्टरमाइंड के पीछे एक व्यक्ति रियात ही कैसे हो सकता है। सिर्फ इसे 10 वर्ष की सजा सुनाई जाती है और बाकी को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब